दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि किसान आंदोलन को और तेज करने के लिए दिल्ली की तरफ बढ़े हजारों किसान, पुलिस अलर्ट पर। वहीं अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी के बीच में 1.5 घंटे तक चली बैठक, यूपी चुनाव और कैबिनेट विस्तार पर हुई चर्चा। वहीं अब कपिल सिब्बल की कांग्रेस हाईकमान को नसीहत, कहा लीडरशिप नहीं सुनेगी तो कुछ नहीं बचेगा। वहीं बाबा रामदेव भी लगवाएंगे कोरोना वैक्सीन, कहा डॉक्टरों से नहीं ड्रग माफियाओं से लड़ाई। वहीं अभिषेक बनर्जी का बीजेपी पर तगड़ा हमला, कहा आपदा के वक्त में बीजेपी पार्टी नेता कहीं दिखाई नहीं दिए। वहीं हरियाणा में निजी नौकरियों में 75% का आरक्षण लागू, कानून के उल्लंघन पर लगेगा भारी जुर्माना। वहीं बीजेपी छोड़ेंगे मुकुल राय, ममता बनर्जी के करीबी टीएमसी सांसद सौगात राय ने दिया बड़ा संकेत। वहीं उद्धव ठाकरे की मुलाकात के बाद बोले शिवसेना नेता संजय राउत, पीएम मोदी देश के टॉप नेता। वहीं दिल्ली सरकार ने रद्द की कक्षा 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं, 22 जून को आएगा रिजल्ट। वहीं माता पिता के कोविड संक्रमित पाए जाने पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलेगी 15 दिनों की छुट्टी। वहीं विधानसभा चुनाव की अटकलों के बीच जम्मू को अलग राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग तेज। वहीं पंजाब पर कांग्रेस की कमेटी ने सोनिया गांधी को रिपोर्ट सौंपी, कहा सिद्धू को नजरअंदाज नहीं कर सकते। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, किसान आंदोलन को और तेज करने के लिए दिल्ली की तरफ बढ़े हजारों किसान, पुलिस अलर्ट पर। यह आपको बता दें कि राजधानी के बॉर्डर पर किसान धरने पर बैठे हैं और इनके समर्थन में हजारों की संख्या में किसान पानीपत से दिल्ली की तरफ बढ़ गए हैं। किसान नेता गुरनाम सिंह ने किसानों से 10 जून को दिल्ली चलो का आह्वान किया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस को इंटेलिजेंस इनपुट मिला कि किसान दिल्ली में भी घुसने की कोशिश कर सकते हैं। लिहाजा पुलिस ने अपनी फोर्स को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अलर्ट रहने को बोला है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक किसानों ने एक कॉल किया था कि वो 10 जून को दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर पहुंचेंगे और महीनों से चले आ रहे किसान आंदोलन का हिस्सा बनेंगे। किसानों के द्वारा जब भी दिल्ली की तरफ कूच करने का आह्वान किया जाता है, एहतियातन पुलिस को अलर्ट कर दिया जाता है, क्योंकि पुलिस अभी तक 26 जनवरी की हिंसा नहीं भूली है। जिस तरह 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड की अनुमति मिलने के बाद किसानों ने अपना वादा तोड़ा, दिल्ली के भीतर घुसाए और जमकर हिंसा की। इस घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने कई एफआईआर दर्ज कर काफी लोगों को गिरफ्तार किया था। पुलिस के बड़े अधिकारी ने बताया कि किसान अपने आंदोलन को जिंदा रखने और पहले से धरने पर बैठे किसानों को कुछ समय के लिए वापस अपने घर भेजने के मकसद से भी इस तरीके का कूच करते हैं, ताकि समय समय पर किसान प्रदर्शन स्थल पर बैठे रहें। अगर कुछ किसान अपने घर जाते हैं तो उनकी गैर मौजूदगी में नए किसान बॉर्डर पर धरने पर बैठ जाते हैं। इस तरह दिल्ली बॉर्डर पर किसानों की संख्या में कभी कमी नहीं हो पाती। आपको बता दें कि फिलहाल हजारों किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच कर दिया है। यदि आप भी किसानों का खुले दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये बड़ी खबर, अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच में 1.5 घंटे तक चली बैठक, यूपी चुनाव और कैबिनेट विस्तार पर हुई चर्चा। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राष्ट्रीय राजधानी के दौरे पर हैं। यहाँ उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दोनों ही नेताओं के बीच में करीब 1.5 घंटे तक बैठक चली। योगी आदित्यनाथ आज पीएम नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। मोदी के साथ मुलाकात के बाद वो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिलेंगे। इस दौरान यूपी में कैबिनेट विस्तार पर चर्चा हो सकती है। माना जा रहा है कि मोदी और शाह के साथ मुलाकात में यूपी में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा होगी। इसके अलावा यूपी में राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर भी बातचीत हो सकती है। आपको बता दें कि इससे एक दिन पहले ही उत्तर प्रदेश से आने वाले पूर्व कांग्रेस नेता जितेंद्र प्रसाद बीजेपी में शामिल हुए हैं। योगी आदित्यनाथ की इस दिल्ली यात्रा को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। आपको बता दें कि इस बार का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव काफी घमासान होने वाला है। और ये बड़ी खबर, अब कपिल सिब्बल की कांग्रेस हाईकमान को नसीहत, कहा लीडरशिप नहीं सुनेगी तो कुछ नहीं बचेगा। ये आपको बता दें कि पुराने कांग्रेसी रहे जितेंद्र प्रसाद के पार्टी छोड़कर बीजेपी में जाने पर कांग्रेस में घमासान मच गया है। पार्टी में एक धड़ा जितेंद्र प्रसाद पर विश्वासघात का आरोप लगा रहा है, तो कुछ नेताओं ने सुधार की जरूरत बताई है। इसी कड़ी में नया नाम अब कपिल सिब्बल का भी जुड़ गया है। उन्होंने पार्टी लीडरशिप असंतुष्ट नेताओं की बातों को सुनने की अपील की है। कपिल सिब्बल ने कहा कि मुझे भरोसा है कि लीडरशिप को ये मालूम है कि पार्टी में क्या समस्याएं हैं। मुझे उम्मीद है कि लीडरशिप सुन रहा है, क्योंकि कुछ भी इसके बिना नहीं बचेगा। कपिल सिब्बल ने कहा कि कोई भी कॉर्पोरेट ढांचा बिना एक दूसरे की सुने नहीं चल सकता, और यही राजनीति में भी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने एक तरफ से पार्टी को नसीहत देते हुए कहा कि यदि आप नहीं सुनते हैं तो फिर बुरे दिनों की शुरुआत हो जाती है। इसके साथ ही उन्होंने जितेंद्र प्रसाद पर भी पार्टी छोड़ने को लेकर तीखा हमला बोला। कपिल सिब्बल ने कहा कि जितेंद्र प्रसाद ने जो किया मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। कुछ ऐसे
ऐसे कारण रहे होंगे जिन्हें उजागर नहीं किया जा सकता, लेकिन बीजेपी से जुड़ने जैसी बात समझ में नहीं आती। इससे पता चलता है कि हम आया राम गया राम से आगे बढ़कर प्रसाद पॉलिटिक्स की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आपको जहां पर प्रसाद मिले वहीं पार्टी ज्वाइन कर लो। आपको बता दें कि कपिल सिब्बल ने अपनी ही पार्टी पर तगड़ा हमला बोला है और कहा है कि यदि लीडरशिप नहीं सुनेगी तो पार्टी में कुछ नहीं बचेगा। और बड़ी खबर, बाबा रामदेव भी लगवाएंगे कोरोना वैक्सीन, कहा डॉक्टरों से नहीं बल्कि ड्रग माफियाओं से लड़ाई। ये आपको बता दें कि एलोपैथी को लेकर टिप्पणी करके वाद विवादों में घिरे योग गुरु बाबा रामदेव भी अब कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवाएंगे। इसके साथ ही स्वामी रामदेव ने अन्य लोगों से भी कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील की है। हालांकि उन्होंने इस बात की जानकारी नहीं दी है कि उन्होंने वैक्सीन लगवाने का फैसला क्यों लिया है। बता दें कि इससे पहले रामदेव ने कहा था कि वह योग और आयुर्वेद का डबल डोज ले रहे हैं और उन्हें कोरोना वैक्सीन लगवाने की कोई जरूरत नहीं है। बाबा रामदेव ने दावा किया था कि वायरस के कितने भी वेरिएंट आ जाएं, उन्हें संक्रमण से कोई भी खतरा नहीं होने वाला है, क्योंकि उन्हें योग संभाल लेगा। उन्होंने कहा था कि कोरोना को मात देने के लिए लोगों को अपनी अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करना होगा ताकि संक्रमण से बचा जा सके। लाइव मिनट की रिपोर्ट के अनुसार बाबा रामदेव ने लोगों से कहा कि वह योग और आयुर्वेद का अभ्यास करें। उन्होंने कहा कि योग बीमारियों के खिलाफ एक ढाल के रूप में काम करता है और कोरोना से होने वाली जटिलताओं से बचाता है। स्वामी रामदेव ने ड्रग माफियाओं पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हमारी किसी संगठन के साथ कोई भी दुश्मनी नहीं है और सभी अच्छे डॉक्टर इस धरती पर भगवान द्वारा भेजे गए दूत हैं। लड़ाई देश के डॉक्टरों से नहीं है बल्कि देश के ड्रग माफियाओं से है। और बड़ी खबर, अभिषेक बनर्जी का अमित शाह और जेपी नड्डा पर तगड़ा हमला, कहा आपदा के वक्त में बीजेपी नेता कहीं दिखाई नहीं दिए। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने विधानसभा चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में गरीबों के घर जाने वाले बीजेपी के शीर्ष नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य में आई आपदाओं के दौरान ये नेता कहीं भी दिखाई नहीं दिए। अभिषेक बनर्जी उन लोगों के परिजनों से मिले जिनकी मौत बिजली गिरने के कारण हो गई थी। आपको बता दें कि बिजली गिरने के कारण पश्चिम बंगाल में 27 लोगों की मौत हो गई थी। इसी के बाद अभिषेक बनर्जी ने ये टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों की वित्तीय मदद की घोषणा की है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने मृतकों के परिजन को पहले ही वित्तीय मदद मुहैया करा दी है। अभिषेक बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा का स्पष्ट तौर पर जिक्र करते हुए कहा कि जिन लोगों ने चुनाव के दौरान गरीबों के घरों में बैठकर केले के पत्तों पर भोजन किया और तस्वीरें खिंचवाई, वे अब कहीं भी दिखाई नहीं दिए। और बड़ी खबर, हरियाणा में अब निजी नौकरियों में 75% का आरक्षण लागू, कानून के उल्लंघन पर लगेगा भारी जुर्माना। ये आपको बता दें कि हरियाणा में अब प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75% सीटें आरक्षित होंगी। पूरे हरियाणा में ये नया नियम लागू हो गया है। राज्यपाल सत्यदेव नारायण ने इसको अपनी मंजूरी दे दी है। इसके तहत निजी क्षेत्र की उन नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए कोटा का प्रावधान करता है जिनमें मासिक वेतन 50,000 रुपए से कम हो। यह कोटा शुरुआत में 10 साल तक लागू रहेगा और हर 2 साल में इनमें संशोधन किया जा सकता है। कानून के मुताबिक इसका उल्लंघन करने वाली कंपनियों को जुर्माना भी देना होगा। कंपनियों पर 10,000 से 50,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। साथ ही ये जुर्माना 2 लाख तक भी बढ़ाया जा सकता है। विधेयक के दायरे में राज्य में निजी कंपनियां सोसाइटी ट्रस्ट साझेदारी फरमाते हैं। विधेयक योग्य लोगों के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में योग्य स्थानीय उम्मीदवारों के प्रशिक्षण का प्रावधान करता है। इस कोटे के तहत नौकरी प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति का जन्म स्थान हरियाणा होना चाहिए या वे कम से कम 15 साल राज्य में रहा हो। स्थानीय उम्मीदवार रोजगार विधेयक 2020 पिछले साल विधानसभा से पारित हुआ था, लेकिन अब इसे लागू कर दिया गया है। आपको बता दें कि हरियाणा में अब निजी नौकरियों में 75% का आरक्षण लागू हो गया है। और ये बड़ी खबर, बीजेपी को लगने वाला है तगड़ा झटका, बीजेपी छोड़ेंगे मुकुल राय। ममता बनर्जी के करीबी टीएमसी सांसद सौगात राय ने दिया बड़ा संकेत। ये आपको बता दें कि तो क्या मुकुल राय बीजेपी छोड़कर टीएमसी में वापस चले जाएंगे? पश्चिम बंगाल की राजनीति में फिलहाल इसी सवाल का जवाब तलाशा जा रहा है। बीते कुछ दिनों के घटनाक्रम से जहां इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं, तो वहीं टीएमसी के सांसद सौगात राय ने इसे लेकर एक तरफ से बड़ा संकेत दे दिया है। सौगात राय ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो अभिषेक बनर्जी के संपर्क में हैं और वापस आना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों ने पार्टी के साथ जरूरत के वक्त पर विश्वासघात किया था। रॉय ने कहा कि इस बारे में आखिरी फैसला ममता दीदी को ही लेना है, लेकिन मुझे लगता है कि पार्टी छोड़कर लौटने वालों को 2 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। ये हैं सॉफ्ट लाइनर और हार्ड लाइनर। हालांकि सौगात राय ने मुकुल राय को लेकर स्पष्ट संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि सॉफ्ट लाइनर वे हैं जिन्होंने पार्टी तो छोड़ी लेकिन कभी ममता बनर्जी का अपमान नहीं किया। हार्ड लाइनर
डिजाइनर वे हैं जिन्होंने ममता बनर्जी के बारे में सार्वजनिक रूप से बयान दिए। उन्होंने कहा कि इस बारे में हम देखें तो शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी में जाने के बाद ममता बनर्जी के बारे में काफी कुछ कहा। वहीं मुकुल राय ने कभी ममता दीदी के बारे में खुलकर कोई गलत बात नहीं की। उनके इस बयान के साफ संकेत मिलता है कि आने वाले दिनों में मुकुल राय टीएमसी का रुख कर सकते हैं और पार्टी इसके लिए पूरे तरीके से तैयार है। और बड़ी खबर, उद्धव ठाकरे की मुलाकात के बाद बोले शिवसेना नेता संजय राउत, पीएम मोदी देश के सबसे टॉप लीडर। ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच में हाल ही में दिल्ली में हुई मुलाकात के बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि प्रधानमंत्री देश और बीजेपी के सबसे टॉप नेता हैं। गुरुवार को संजय राउत से पूछा गया था कि मीडिया में खबरें आई हैं कि आरएसएस राज्यों के चुनावों में राज्य के नेताओं को चेहरे के रूप में पेश करने पर विचार कर रहा है। ऐसे में क्या उन्हें लगता है कि मोदी की लोकप्रियता कम हुई है? इस सवाल पर संजय राउत ने कहा कि मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैंने मीडिया में आई खबरें नहीं देखी हैं। इस बारे में कोई आधिकारिक बयान भी नहीं आया है। संजय राउत ने कहा कि पिछले 7 साल में भाजपा की सफलता का श्रेय मोदी को जाता है। वो अभी देश और अपनी पार्टी के शीर्ष नेता हैं। शिवसेना के राज्यसभा सदस्य संजय राउत फिलहाल उत्तर महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। उन्होंने जलगांव में पत्रकारों से ये बात कही। उन्होंने कहा कि शिवसेना का हमेशा से मानना रहा है कि प्रधानमंत्री पूरे देश के होते हैं, किसी एक पार्टी के नहीं। संजय राउत ने कहा कि लिहाजा प्रधानमंत्री को चुनाव अभियान में शामिल नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे आधिकारिक मशीनरी पर दबाव पड़ता है। माना जा रहा है कि राज्यों के विधानसभा चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी के प्रचार करने को लेकर उन्होंने ये बात कही है। और ये बड़ी खबर, दिल्ली सरकार ने रद्द की कक्षा 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं। 22 जून को आएगा रिजल्ट। ये आपको बता दें कि कोरोना महामारी को देखते हुए दिल्ली सरकार के स्कूलों में कक्षा 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। इस बात की जानकारी उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने दी। गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में 9वीं और 11वीं की परीक्षाओं को अब रद्द कर दिया गया है। जो प्राइवेट स्कूल मिड टर्म और सालाना परीक्षाएं करवा चुके थे वे मिड टर्म परीक्षाओं के आधार पर 9वीं और 11वीं के छात्रों के नतीजे घोषित कर सकते हैं। सिसोदिया ने कहा कि जिन स्कूलों में मिड टर्म एग्जाम भी नहीं हो पाए थे या फिर कुछ हो पाए थे और कुछ नहीं हो पाए थे, ऐसे सभी स्कूलों में बच्चे ने जिन 2 विषयों में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है उस प्रदर्शन के आधार पर मिले नंबर के आधार पर उन्हें अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा और बाकी विषयों में भी अंक देकर मार्कशीट तैयार कर दी जाएगी। दिल्ली सरकार के स्कूलों में 22 जून को रिजल्ट घोषित किया जाएगा। और ये बड़ी खबर, माता पिता के कोरोना वायरस संक्रमित पाए जाने पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलेगी 15 दिनों की छुट्टी। ये आपको बता दें कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के माता पिता या परिवार का कोई भी आश्रित सदस्य यदि कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाते हैं तो वे उस स्थिति में 15 दिनों के विशेष आकस्मिक अवकाश यानी छुट्टी लेने के लिए पात्र होंगे। कार्मिक मंत्रालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि यदि परिवार के किसी सदस्य माता पिता को अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत पड़ती है और ये 15 दिनों का SLCL खत्म होता है तो ऐसी स्थिति में सरकारी कर्मचारी को अपने उस रिश्तेदार के अस्पताल से छुट्टी मिलने तक कोई अन्य छुट्टी दी जा सकती है। आपको बता दें कि मंत्रालय ने कोविड महामारी के दौरान इलाज, अस्पताल में भर्ती, क्वारंटीन आदि के बारे में उसके सामने कई तरीके की जिज्ञासाएं सामने आने पर विस्तृत आदेश जारी किया है। उसने कर्मचारियों के सामने आ रही परेशानियों को भी ध्यान में रखा है। आदेश में कहा गया है कि यदि कोई भी सरकारी कर्मचारी कोविड-19 से संक्रमित हो जाता है और वो घर में या अगर कहीं पर भी क्वारंटीन में है तो उसे 20 दिनों तक की परिवर्तित छुट्टी दी जा सकती है। और ये बड़ी खबर, विधानसभा चुनाव की अटकलों के बीच जम्मू को अलग राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग हुई तेज। ये आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की अटकलों के बीच जम्मू को अलग राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग तेज हो गई है। बुधवार को कश्मीर में गुपकार गठबंधन ने प्रदेश को राज्य का दर्जा देकर धारा 370 की बहाली की मांग को दोहराया है। जहाँ एक तरफ केंद्र सरकार प्रदेश में परिसीमन कर जम्मू और कश्मीर संभाग में विधानसभा की सीटों के अंतर को खत्म करना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में पूरा विपक्ष जम्मू कश्मीर को दोबारा राज्य का दर्जा देकर धारा 370 की बहाली की मांग पर अड़ा है। आपको बता दें कि बुधवार को जहां एक तरफ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की अध्यक्षता में गुपकार गठबंधन की बैठक हुई जिसमें प्रदेश को दोबारा राज्य का दर्जा देकर धारा 370 की बहाली की मांग को दोहराया गया, वहीं गुरुवार को जम्मू में विपक्ष ने जम्मू को अलग राज्य का दर्जा देने की मांग दोहराई है।
और ये बड़ी खबर, पंजाब पर कांग्रेस की कमेटी ने सोनिया गांधी को सौंपी रिपोर्ट, कहा सिद्धू को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये आपको बता दें कि पंजाब में कैप्टन अमरिंदर बनाम नवजोत सिंह सिद्धू विवाद को सुलझाने के लिए बनी कांग्रेस की कमेटी ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को आज अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में मुख्य सुझाव ये दिया गया है कि नवजोत सिंह सिद्धू की अनदेखी नहीं हो सकती, साथ ही कैप्टन अमरिंदर सिंह को सभी को साथ लेकर चलना चाहिए। वहीं रिपोर्ट में अहम बात यह कही गई है कि कई विधायकों का सुझाव है कि पंजाब विधानसभा चुनाव कांग्रेस को किसी भी मुख्यमंत्री के चेहरे के बिना लड़ना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक 4 पन्नों की रिपोर्ट में कहा गया है कि पंजाब में सरकार और संगठन के बीच में समन्वय के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटियां बननी चाहिए। पंजाब में संगठन में कई जरूरी बदलाव किए जाने चाहिए और रिपोर्ट में पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बदले जाने की भी पैरवी की गई है। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बाबत कांग्रेस आलाकमान क्या फैसला करती है, क्योंकि जहां एक और नवजोत सिंह सिद्धू प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते हैं तो वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह इसके पुरजोर खिलाफ हैं और वो किसी अपने को ही अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। और ये बड़ी खबर, राहुल गांधी का बड़ा ऐलान, बोले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराए बिना भी हर सेंटर पर हर शख्स को लगे टीका। ये आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज वैक्सीन लगवाने के लिए पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराए जाने की अनिवार्यता के सिस्टम पर सवाल उठा दिया है। राहुल गांधी का कहना है कि सेंटर पर जाने वाले हर शख्स को कोरोना का टीका लगना चाहिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही काफी नहीं है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि वैक्सीन के लिए सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन काफी नहीं है, वैक्सीन सेंटर पर वॉक इन करने वाले हर व्यक्ति को टीका मिलना चाहिए। जीवन का अधिकार उनका भी है जिनके पास इंटरनेट नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि जो लोग इंटरनेट नहीं चलाते फिर उन्हें टीका कैसे लगेगा, इसलिए रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता को खत्म किया जाए और जो भी व्यक्ति सेंटर पर जाए उसे तुरंत टीका दिया जाए। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोरोना मुक्त हो जाए और कृषि कानूनों का जल्द समाधान निकले तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।